हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म, भाग 15। देश छोड़ने का प्रस्ताव। युद्ध रोकने के लिए सिद्धार्थ ने स्वीकारा। नंबर 1। दूसरे दिन सेनापति ने शाक संघ की एक और सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। नंबर 2। जब संघ एकत्र हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि उसे यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि वह 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। नंबर 3। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। नंबर 4। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था। नंबर 5। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने एक समस्या थी। वह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुका जाए अथवा नहीं। नंबर 6। अल्पमत का दृढ़ निश्चय था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यही कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था। दुर्योग से किसी में यह साहस नहीं था कि इस बात को खुलकर कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। नंबर 7। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन है, तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहे सो करें, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। नंबर 8। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम उनमें से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। नंबर 9। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने तन मन और धन से शाकों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाकों के लिए हित में है। शाकों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। नंबर 10। सिद्धार्थ ने संघ को
सावधान करते हुए इस बात की याद दिलाए कि किस प्रकार कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक संघ बहुत कुछ कौशल राज के अधीन हो गया। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए कौशल राज को एक और अवसर मिल जाएगा कि वह शाक संघ के स्वतंत्र को और भी अधिक घटा देगा। नंबर 11, सेनापति को क्रोध आ गया और वह सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम का न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज्य की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को फांसी या देश निकालने का दंड नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल राज इसकी अनुमति नहीं देगा। नंबर 12, लेकिन याद रखो कि तुम्हें संघ दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राज को अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नंबर 13, सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उसे अब 3 बातों में से एक को चुनना था। नंबर 1, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। नंबर 2, फांसी पर लटकना या देश निकालना स्वीकार करना। नंबर 3, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। नंबर 14, वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक ठीक थी। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें। सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें। उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं। दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपने गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे तो आप मुझे देश निकाला दे दें। आप जो चाहें दंड दें, मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूँगा।